हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी टोटोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 5। अगर आपने टोटोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक कीटो फॉर्म अपनी इनोल फॉर्म में चेंज होती है और उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है कीटो फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी और इनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जनरली हम कहते हैं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कुछ फैक्टर्स लग जाएंगे तो इनोल फॉर्म भी ज़्यादा बनने लग जाएगी या उसका एक्सटेंट भी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। उन फैक्टर्स में क्या क्या था, आइए स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला फैक्टर था उसमें एरोमेटिसिटी। ठीक है, दूसरा फैक्टर था एच बॉन्डिंग या कोई भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। तीसरा फैक्टर था कॉन्जुगेशन और चौथा फैक्टर था रिलीज इन स्टेरिक रिपल्शन। ये 4 फैक्टर बताए थे। अगर ये चारों फैक्टर लगते हैं तो इनोल कंटेंट बढ़ जाता है और इस केस में फिर हम एसिड बेस को कंसीडर भी नहीं करते थे, ये हमने कल पढ़ा था। अब देखें, ये वाली चीज एरोमेटिसिटी हम कल पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखें ताकि आप इस फैक्टर को सीख जाएं और इसके पीछे की थ्योरी भी आप सीख जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग टोटोमेरिज्म में एक खास तरह की मॉलिक्यूल में मिलती है जिसमें आपको 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिलेंगे। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? कीटो एस्टर हो सकते हैं, ठीक है, डाई कीटोन्स हो सकते हैं, ठीक है, डाई एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं। तो हम उनको देखते हैं कि क्या क्या हमको इसमें मिल सकता है। तो एक थोड़ा मॉलिक्यूल का फ्रेमवर्क देखते हैं कैसा है वो, ध्यान से देखें। ये डाइकीटोन बना दिया मैंने एक। ये डाइकीटोन में कीटो फॉर्म है। अगर आप इसकी इनोल फॉर्म बनाना चाहेंगे, मान लो आपने कोई बेस ले रखा है, किसी बेस की प्रेजेंस में आप इसकी इनोल फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो देखें, कीटो ग्रुप, माइनस ग्रुप, यहां भी हाइड्रोजन होते हैं और यहां भी हाइड्रोजन होते हैं। बेस कौन सा लेगा? बेस वो वाला हाइड्रोजन लेगा जो ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक ये वाला है क्योंकि इससे बना हुआ नेगेटिव चार्ज 2 ग्रुप से रेजोनेंस कर सकता है, तो ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, तो ये मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या होता है? ये होता है लेस एसिडिक। ठीक है, कारण बता दिया, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये नेगेटिव बनेगा जो केवल एक C डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर सकता है। लेकिन यहां से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तो यहां से बना हुआ नेगेटिव इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है और इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो बेस कौन सा प्रोटॉन निकालेगा? ये वाला प्रोटॉन। बेस हमेशा ये वाला प्रोटॉन निकालेगा। ठीक है, ठीक है, यहां से जैसे प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव। या मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट बना देता हूं क्योंकि ये हम बहुत पढ़ चुके हैं। देखो, डायरेक्ट टोटोमेरिज्म कराते हैं। इधर का हाइड्रोजन का माइग्रेशन कहाँ होता है? ऑक्सीजन पे। डबल बॉन्ड कहाँ माइग्रेट करता है? दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, ये कहाँ माइग्रेट करेगा? ऑक्सीजन पे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बन जाएगा OH, या बन जाएगा डबल बॉन्ड, या बन जाएगा O। ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। ये इसकी कीटो फॉर्म है, ठीक है, और ये इसकी इनोल फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है? तो आप ध्यान से देखें। अगर इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा बॉन्ड से बना दूं, देखो ऐसे, तो आप जानते हो इस पर क्या है? पार्शियली नेगेटिव, इस पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या बन सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप ध्यान देखो, एक रिंग बन गई है, यहाँ पे रिंग बन गई है और उस रिंग में कॉन्जुगेशन भी है। देखो, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन। तो जो सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर है वो दोनों इसमें लग रहे हैं, और दोनों जब फैक्टर इसमें लग रहे हैं तो इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसका। इसमें इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की तरफ आएगा। क्योंकि देखो, कॉन्जुगेशन भी आपको मिल रहा है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन भी मिल गया। पहले नहीं था कॉन्जुगेशन कुछ भी। देखो, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ये कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। लेकिन जैसे कीटो से इनोल बना
तो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन आ गया और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए इस मॉलिक्यूल का या फिर इस फॉर्म का कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल कौन सी है, इनोल फॉर्म स्टेबल है और इक्विलिब्रियम में ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। अब देखो थोड़ा सा जनरलाइजेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। अगर यहाँ कुछ ग्रुप लग सकते हैं, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे मान लो आर ग्रुप लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होंगे आर ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप आर ग्रुप्स को चेंज कर दें तो क्या इसके इनोल कंटेंट पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो अब हम सीख रहे हैं, अगर आप आर ग्रुप को डिफरेंट कर दें, ठीक है, आर ग्रुप को चेंज करते जाएं तो इनोल कंटेंट पर क्या फर्क पड़ता है। आइए सीखते हैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में। ये आप सीख गए होंगे कि इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है, दो कारणों से। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, कोई इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हुई है, दूसरा इसमें पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन भी आ गया, रिंग के अंदर रिंग बनी, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन भी आ गया, ठीक है। तो इन दो कारणों से इसका कीटो फॉर्म इसकी इनोल फॉर्म से कम स्टेबल है, या कहें तो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आइए अब आर ग्रुप्स को चेंज करते हैं और आर ग्रुप्स को चेंज करने के बाद में इनोल कंटेंट पर क्या फर्क पड़ता है उसको स्टडी करते हैं। कुछ हम मॉलिक्यूल्स का एनालाइज करते हैं क्या होगा उसमें। एक में मैं CH3 रख रहा हूं इन ग्रुप्स को, एक और फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, उसमें मैंने मान लो बेंजीन लगा दी, एक और एक तरफ मैंने CH3 रख लिया और एक तरफ मैंने क्या कर लिया, मान लो OET लगा दिया, ठीक है, प्लस M जैसे शो होता है वैसा। अच्छा ये ग्रुप्स लगा दिए तो इनकी इनोल बनाते हैं हम। देखो प्रोटॉन कौन से लेंगे, सब में बीच वाले, ये वाले प्रोटॉन एसिडिक हैं, ये वाले प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन क्या है एसिडिक है, तीनों में ये होगा, ठीक है। तो तीनों की इनोल बनेंगे एक ही जैसे प्रोटॉन को निकालते हुए। क्या बनेगा इधर, ये कहाँ एडिट करेगा, इधर, इधर भी कर सकता है, इसकी बात नहीं, इधर करते हैं, ठीक है। ये OH या डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 ये इसका इनोल बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H को मैं अलग शो कर रहा हूं, ओके। दूसरा फेनिल OH डबल बॉन्ड O, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बन गया, ये इसका इनोल बन गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसको अलग से शो करें। इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपने H यहां से निकाला है तो नेगेटिव बनेगा। अब वो नेगेटिव इधर जाएगा या इधर, तो ध्यान रखो ये C डबल बॉन्ड O की जो -M टेंडेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। देखो यहां नेगेटिव बना तो ये तो इधर रेजोनेंस जा सकता है, लेकिन इधर रेजोनेंस जाने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि देखो ये C डबल बॉन्ड पहले से ही इसके साथ में कुछ ना कुछ रेजोनेंस करता रहेगा। ये वाला लोन पेयर पहले से ही, इसको शो कर देता हूं, ये वाला लोन पेयर पहले से ही क्या करेगा, कुछ ना कुछ रेजोनेंस इससे करता रहेगा। तो ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ में बिजी रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंडेंसी कहां है रेजोनेंस होने की, इस माइनस चार्ज की इधर। यहां से अगर प्रोटॉन निकला तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके लिए इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी रेजोनेंस की, या तो वो इस C डबल बॉन्ड के पास रेजोनेंस करे या इसके पास करे। लेकिन ये वाला C डबल बॉन्ड पहले ही इस OET के लोन पेयर के साथ में बिजी है। अब बिजी है तो भाई क्यों डिस्टर्ब करे इसको, तो ये माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले, मतलब इस वाले C डबल बॉन्ड के पास जाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है इसकी, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसमें इनोल के लिए सेलेक्टिविटी है ये वाली कि आप यहीं से इनोल बनाओगे इसका, ठीक है। तो क्या होगा, देखो OH, इनमें नहीं थी सेलेक्टिविटी, इधर भी बना सकते थे, इसमें इधर भी बन सकता था, लेकिन इसमें उधर ही बनेगा, कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इधर मैंने CH3 रख लिया और इधर OET रख लिया, ठीक है। अच्छा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H को अलग कर देंगे, ओके। सबसे पहले तीनों कीटों के तीनों इनोल आपके सामने हैं। क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, बिल्कुल है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बिल्कुल होगी, बनेगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
6 मेंबर की बन रही है। कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा पाई, ठीक है। दो ही फैक्टर बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉन्जुगेशन लग रहे हैं इसमें, वही लगाने हैं आपको, ठीक है। देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है। देखो पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा, फिर ये सारे कॉन्जुगेशन आ गए पाई के, ठीक है। ऐसे देखो पाई सिग्मा पाई, ठीक है। उधर से देख सकते हो आप, इधर से देख सकते हो, इधर से आप देखोगे देखो पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा, और फिर इस फिनाइल का क्या हो गया, पूरा रेजोनेंस मिल रहा है। तो इसमें कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में ही है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में ही है, लेकिन इसमें जो कॉन्जुगेशन है उससे ज्यादा कॉन्जुगेशन इसमें है, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड है कॉन्जुगेशन थोड़ा सा। 2 पाई बॉन्ड का तो है ही, लेकिन बेंजीन का भी आपको कॉन्जुगेशन मिल जाएगा इसमें, तो इसमें कॉन्जुगेशन बढ़ा हुआ है। इसमें देखो पाई सिग्मा पाई, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये जो OET है वो इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, तो इस C डबल बॉन्ड की जो टेंडेंसी है उसको खराब करेगा बनने के लिए, ठीक है। देखो इसका कॉन्जुगेशन बिगाड़ेगा ये OET, क्यों बिगाड़ेगा, क्योंकि देखो इसका रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड फिर इधर बनेगा, और पाई बॉन्ड इधर बनेगा तो फिर वो पाई बॉन्ड इस रिंग से बाहर चला जाएगा, और रिंग से बाहर जाएगा तो फिर क्या करेगा, कॉन्जुगेशन को कम कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखो जब भी आपके C डबल बॉन्ड O के पास में कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप आ जाए तो वो कॉन्जुगेशन को बिगाड़ देता है, वो कॉन्जुगेशन को बढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो इस C डबल बॉन्ड O को खुद के रेजोनेंस से कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करा लेता है, तो फिर वो इधर वाले रेजोनेंस में थोड़ा कम पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इसके साथ में रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ऑर्डर बनाओ इनोल कंटेंट का, ठीक है। इसके मार्किंग कर देते हैं, इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड बोल रहे हैं, और इसको हम थर्ड बोल रहे हैं। इनोल कंटेंट की मार्किंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में है, कॉन्जुगेशन भी तीनों में है, लेकिन कॉन्जुगेशन में अंतर है तीनों के कॉन्जुगेशन में। इसमें ओनली 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड के अलावा भी बेंजीन का कॉन्जुगेशन है, और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, लेकिन वो भी ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि OET के साथ में C डबल बॉन्ड बिजी रहेगा थोड़ा सा, तो रिंग के कॉन्जुगेशन में थोड़ी बहुत कमी आएगी, ठीक है। या फिर इसके जो एक्सटेंडेड जो कॉन्जुगेशन है उसमें थोड़ी बहुत क्या आएगी, कमी आ जाएगी इसके, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर ऑर्डर बनाएं, इधर लिख देते हैं ऑर्डर इसका, ठीक है। अगर परसेंटेज इनोल का ऑर्डर आएगा तो सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर आएगा, सेकंड का, ठीक है। सेकंड का परसेंटेज, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, सेकंड का सबसे ज्यादा आएगा, फिर किसका आएगा, फर्स्ट का, और फिर किसका आता है, थर्ड का। और ये होता ही है, अगर कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप आ जाएगा C डबल बॉन्ड O के पास में, तो वो इनोल कंटेंट को क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है। तो कीटो से तो अच्छे होंगे, मतलब ये जो ग्रुप है ऊपर वाले बढ़िया, वो कीटो से तो अच्छे हैं, लेकिन इनका आपस में भी कॉन्जुगेशन, आपस में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, और आपस में कंपैरिजन इस ग्रुप से होगा अगर आप R ग्रुप को चेंज करेंगे। तो हम इसमें सीख गए कि R ग्रुप को जब हमने चेंज किया तो क्या क्या इसमें हुआ, ठीक है। R ग्रुप को चेंज करने में आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फिनाइल है यानी बेंजीन अगर आपका R ग्रुप है तो इनोल कंटेंट को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपका एल्काइल R ग्रुप है तो भी ठीक ठाक इनोल कंटेंट रहेगा, लेकिन अगर आपका कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप इनोल कंटेंट या लोन पेयर वाला ग्रुप अगर आपका जुड़ा हुआ है तो वो इनोल कंटेंट क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिए कॉन्जुगेशन से कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, सोलवेंट का इफेक्ट। सोलवेंट क्या करेगा इसमें, अच्छा बताओ, इसमें क्या कारण थे कि इनोल कंटेंट कीटो से अच्छा आ रहा था? 2 कारण थे, कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों लग रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सोलवेंट का इफेक्ट, कि सोलवेंट क्या करेगा इसमें। अगर आपको एक ही फॉर्म दे दी जाए और आपसे पूछ ले कि बताओ एक ही इनोल फॉर्म डिफरेंट सोलवेंट में उसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इस बार सोलवेंट का इफेक्ट, ठीक है। सोलवेंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, अगर सोलवेंट को चेंज कर दिया जाए तो इनोल कंटेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। आइए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जनरल केस ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसका इनोल बनाएंगे। इसका इनोल कैसे बनेगा बताया था, बीच वाला प्रोटॉन निकलेगा, ये वाला उधर माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन पे और हमको ये वाली फॉर्म दे जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, रेजोनेंस भी है यानी कॉन्जुगेशन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो अच्छा होगा ये। इसी इनोल फॉर्म के लिए
इसी इनोल फॉर्म के लिए मैं आपको दो सॉल्वेंट दे दूं, मैं आपसे कह दूं कि एक तो मेरे पास में सॉल्वेंट है, एक तो मेरे पास में हेक्सेन है, ठीक है, और एक मेरे पास में क्या है, वाटर है, पानी है। दो सॉल्वेंट दे दूं और कहूं कि इस इनोल कंटेंट को बताओ, अगर मैं ये वाली रिएक्शन हेक्सेन में कराऊं तो इनोल कंटेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और इसी को पानी में करा लो तो इनोल कंटेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका कंपैरिजन पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हेक्सेन क्या है। हेक्सेन एक एपोलर या फिर कहूंगा नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर और एप्रोटिक है। अच्छा ये क्या होता है, नॉन पोलर वो होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होता, ठीक है, और एप्रोटिक का मतलब क्या है, जिसमें प्रोटॉन देने लायक नहीं है कुछ भी, यानी H+ देने का कोई भी सोर्स नहीं है जिस सॉल्वेंट में, वो क्या होता है, नॉन पोलर एप्रोटिक। हेक्सेन का कोई भी प्रोटॉन एसिडिक होता नहीं है तो H+ देगा नहीं। दूसरी बात उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, हेक्सेन में क्या है, कुछ नहीं है, 6 कार्बन है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं नहीं है, तो नॉन पोलर होगा और क्या होगा, एप्रोटिक होगा। अच्छा पानी क्या है, पानी तो एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, पोलर और प्रोटिक। अच्छा पोलर का मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, आगे पोलैरिटी, तो पोलर है। और प्रोटिक का मतलब क्या है, जो H+ दे सके, खूब देता है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से H+ जुड़ा हुआ है तो H+ खूब देता है, पानी टूटता है H+ OH- में, ठीक है, तो H2 क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और हेक्सेन क्या है, एक नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा इससे फर्क क्या पड़ता है, ये लूं या फिर ये लूं, इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है, देखो अगर मैंने हेक्सेन लिया तो सॉल्वेंट की ये औकात नहीं है कि वो मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। जैसे मैंने हेक्सेन में ले लिया इस मॉलिक्यूल को, तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, क्योंकि इस पर तो सॉल्वेंट को फर्क पड़ ही नहीं रहा, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी क्योंकि तो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। लेकिन मान लो हेक्सेन का जो इधर मॉलिक्यूल, मान लो कोई हेक्सेन का मॉलिक्यूल है, अगर वो हेक्सेन का मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है या कोई भी इंटरेक्शन कर सकता, तो ये वाली बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती, समझो। अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इन ग्रुप्स के साथ में कोई भी इंटरेक्शंस करने लग जाए तो ये वाली बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर रिंग का फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा, तो ये वाला कॉन्जुगेशन मेंबर काम का नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपका इनोल कंटेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनोल कंटेंट तो आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो सॉल्वेंट का क्या रोल है, आप सॉल्वेंट ऐसा लोगे जो आपकी इनोल फॉर्म के साथ में कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करे। अब इंटरेक्शन शो कब होंगे, जब उसके पास में चार्ज होंगे, क्योंकि देखो इनके पास तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, अगर सॉल्वेंट के पास भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है तो इंटरेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात में इनके पास H+ और ऑक्सीजन नेगेटिव है, अगर सॉल्वेंट के पास भी H+ वगैरह हुए तो हो सकता है सॉल्वेंट भी इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। तो आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो आपकी इनोल फॉर्म के साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखता हो, और वो कौन सा है, हेक्सेन है, क्योंकि हेक्सेन में ना तो चार्ज है और ना इसके पास में प्रोटॉन है। तो अगर हेक्सेन यहाँ रखोगे या इस इनोल फॉर्म को हेक्सेन में लोगे तो वो कोई भी पार्टिसिपेशन इस मॉलिक्यूल के साथ में शो नहीं करेगी, और आराम से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये खुश रहेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आपने पानी ले लिया तो पानी क्या करेगा, पानी के पास खुद के पास ये ऐसी फॉर्म है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, तो पानी का मॉलिक्यूल इनके साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, और अगर बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के मॉलिक्यूल के साथ में हो गई इन ग्रुप्स की, तो फिर ये आपस में इनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपस में बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो इस रिंग का फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, और जो स्टेबलाइजेशन है इनोल फॉर्म का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको क्या लेना है, आपको अच्छे इनोल कंटेंट के लिए नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। अगर आपने पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो आपका इनोल कंटेंट घट जाएगा, कारण मैंने बता दिए, रिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा अगर हम एक ऑर्डर लिखना चाहें कि इसका ऑर्डर, ये आप समझ गए होंगे, इनका एग्जांपल भी समझ गए होंगे। अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें इनोल कंटेंट का तो एक ऑर्डर भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज इनोल कंटेंट कौन कौन से सॉल्वेंट में सबसे बढ़िया होता है, हेक्सेन में, ठीक है, फिर होता है बेंजीन में, ठीक है, फिर किस में होता है, कीटोन में, फिर किस में होता है, एल्कोहल में, और फिर किस में होता है, पानी में सबसे खराब
कारण देख लो, अरे ये जो शुरू के हैं इनके पास तो कोई पोलैरिटी नहीं है, इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है एसिडिक, तो ये तो किस कैटेगरी के हैं, ये है नॉन पोलर एप्रोटिक। लेकिन देखो पीछे के देखो, कीटोन में थोड़ी बहुत पोलैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये पोलर में थोड़ा बहुत इसमें पोलैरिटी आएगी। ये तो पोलर भी है और प्रोटिक भी है, ठीक है। तो बताया था अगर पोलर हो गया, प्रोटिक हो गया, तो इनोल कंटेंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये ऑर्डर हो गया सॉल्वेंट का। एक ही इनोल फॉर्म के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट में इनोल कंटेंट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एक इनोल फॉर्म बने, उसको हेक्सेन में लोगे तो अलग इनोल कंटेंट होगा, बेंजीन में लोगे तो अलग होगा, पानी में लोगे तो अलग होगा। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये है हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट। अब देखिए एक और केस पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो हमारे केस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।